एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा वो आज के टाइम पे एजुकेटेड बच्चे बना रहा है या बस हम ओबीडियंट बच्चे बाहर भेज रहे हैं करके? हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। आज के बच्चों को मार दो तो वो सुसाइड टकल। माँ बाप को काम करने मिले, फ्री टाइम मिले, इसलिए वो बच्चों छोटे छोटे बच्चों को फोन थमा दे रहे हैं। बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, माँ बाप उसको डॉक्टर बनाने पे तुले हैं। पर स्कूल को तो प्रॉफिट चाहिए ना। अब ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बोलूंगा तो फिर स्कूल वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। उसी से तो फिर सुसाइड के भी नंबर आ रहे हैं ना। पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जरूरत क्या है? होता है देखिए क्या होता है कि टेंथ एक बाई चांस वाला रिजल्ट भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन डेप्थ विद जैद के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का फ्यूचर शेप करने में बहुत मदद किया है। आज हमारे साथ विजडम एकेडमी के फाउंडर और ओनर हैं। वो विजडम एकेडमी लोग जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर उसके पीछे जो इंसान है आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या है और विजडम के पीछे उनका क्या विजन था। हेलो जैद सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विजडम एकेडमी चालू करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ऐसा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज हम लोग कुछ जॉब वगैरह करेंगे। एक एक मिडिल एज का बंदा यही सोचता है, मिडिल क्लास का बंदा यही सोचता है कि कुछ जॉब करेंगे। हमने जॉब भी किया अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद। फिर उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि नहीं यार, एक स्टार्टअप लेते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे लोग हमको जाने, लोग पहचाने। फिर दिमाग में आया कि कोचिंग क्लास का हमारा बैकग्राउंड था पहले से। अगर आपको पता होगा, मेरे फादर खुद टीचर रह चुके हैं, कमर बशीर सैयद। मेरी मम्मी खुद हेडमास्टर रह चुकी हैं। तो टीचिंग का बैकग्राउंड मेरे पास पहले से था। किडीज पैराडाइज में। किडीज पैराडाइज। और मेरे पापा महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोफेसर थे, काफ़ी वेल नोन थे वो अपने समय पे। अभी तो एक्सपायर कर गए अभी हाल फिलहाल में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो वो एक पीछे मोटिव था कि जो फैमिली हमारा जिसमें पहले से इंक्लूड थी, इन्वॉल्व थी, हमने उसी को कंटिन्यू करना सोचा। क्लासेस से पहले आप होम ट्यूशंस दिया करते थे। राइट। वो इनिशियल था। 2010 में आपने क्लासेस डाली। तो नाम 2012 में 2012 में ये मतलब विजडम 2012 में ही एक्चुअली फॉर्म हुआ। ओके। तो नाम विजडम क्यों? टॉपर या सक्सेस या और कुछ क्यों नहीं? नाम विजडम क्लासेस एकेडमी क्यों? देखिए इसके पीछे ना दो एक रीजन है। जैसे पहला रीजन ये है कि हमको ना एक ऐसा नाम चाहिए था जो काफी इंप्रेसिव लगे, इफेक्टिव लगे। जब लोग बोले तो ऐसा लगे कि हाँ स्टैंडर्ड नेम है। और उसके बाद सेकंड रीजन ये है कि जो विजडम है ना, विजडम उसका मीनिंग बहुत स्ट्रांग है जी। विजडम मतलब अक्लमंद। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक हमको लोग जानते हैं सब हमको यही कहते हैं कि हाँ ये बंदा अक्लमंद है। सही बात है। तो ये थोड़ा पर्सनैलिटी को भी हमारे मैच कर रहा था और प्लस इसका मीनिंग भी काफी स्ट्रांग है। और टीचर होने का डार्क पार्ट होता है कि इमोशनल टोल बहुत होता है जो लोगों को नहीं समझ में आता। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इमोशनल ना, हाँ देखिए अटैचमेंट तो बहुत हो जाते हैं। मतलब आप हर साल 600 बच्चे टर्न करते हो, 500 बच्चे टर्न करते हो। तो होता क्या है कि हर कोई एक टीचर पर्सनैलिटी को हर तरह से जज करता है, हर तरह से, कि आपको ऐसा बोलना है, आपकी आवाज़ लाउड नहीं होनी है, आपको एकदम डिसेंसी मेंटेन करना है। तो ये सब तो हमारे साथ हर साल होता है। हमको ट्रोल तो कहीं अगर हमारी बच्चों से बात करते करते आवाज़ तेज हो जाती है तो उस पर भी हमको कहा जाता है। कोई कोई पेरेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर आप तो टीचर हो, आपको इतना हाई टोन नहीं करना चाहिए। कभी लैंग्वेज मिसगाइड हो जाती है तो होती ही है ना कभी, तो उसके लिए भी हमको ट्रोल किया जाता है। मतलब टीचर बच्चे नहीं पीट पा रहे अब, जैसे हमारे जमाने में तो बहुत मारा जाता था हमें। देखिए स्टार्टिंग में तो मेरे को लोगों ने बहुत बदनाम किया इस चीज को लेके कि जैद सर मारते बहुत है, लेकिन कोई मकसद नहीं जानता था। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हम लोग आपको पढ़ाए थे जी, तो ट्यूशन में तो हम आजाद थे। कोई कपड़ा उतार के मारते थे हम। कपड़ा उतार लेते थे। उसके बाद हमने जब क्लास स्टार्ट कराई तो उसके बाद उसमें भी हमने काफी लोगों को पीटा है। लेकिन पीटने का मकसद ये है ना कि अगर कोई अपने लाइन पे नहीं है तो उसको लाने के लिए हम ऐसा करते थे। जबरदस्ती किसी को नहीं। आज तक मेरे को समझ लीजिए 19-20 सालों का पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा कुछ नहीं याद है कि मैंने किसी को अननेसेसरी पनिशमेंट दिया हूं या मार पिटाई किया हूं। बच्चे भी सोचते होंगे बैठ के कोने में कि हाँ अगर इस सर ने मुझे मारा है तो
बेफालतू नहीं मारा है। आज भी है एक आधा, कभी कभी कोई किसी बच्चे को पड़ जाती है, वैसे कोशिश करते हैं कि ना मारा जाए। तो उन बच्चों को जिनको अब पढ़ रही है उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चों को मत मारो। नहीं, कुछ पेरेंट तो डिमांडिंग रहते हैं कि सर आप टेंशन मत लो, बस मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। तो जिसने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है तो उसका उसपे- बच्चा गया। गया तो नहीं। आज के जमाने में बच्चे बहुत नरम हो गए हैं। पहले वाली बात अलग थी। पहले तो आप 10 हाथ भी मार दो तो ऐसे वो डट के खड़ा रहता था। अब अगर आप एक भी हाथ मारो ना तो वो हिल जाता है। तो हम खुद ही, वो पेरेंट कितना ही बोले कि नहीं मारो मारो मारो, हम उसको अवॉइड करते हैं, एक आधा हाथ लगा देते हैं इफ नेसेसरी, इफ रिक्वायर्ड। ऐसी वाली बात है। तो अच्छा, आप घर जाके भी सर रहते हैं या घर जाके एक अलग पर्सनालिटी है आपकी? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं घर जाऊं और एक अच्छा बाप बनूं, एक अच्छा बेटा बनूं, एक अच्छा पति बनूं। लेकिन वो बोलते ना कि टीचर वाले इफेक्ट आ ही जाता है, हर चीज परफेक्शन होना चाहिए। तो मैं घर जाके एकदम शांत हो जाता हूँ, एकदम चुप रहता हूँ। कभी कभी आंखों से बात हो जाती है बच्चों के बीच में। कोशिश करता हूँ कि मैं घर जाके एक इंसान रहूं, अपने जो मेन कैरेक्टर, जो टीचर वाला कैरेक्टर से बाहर आ जाऊं। मतलब घर जाके भी मार्क्स दे रहे हैं एज सर? हाँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा सर वाला फैक्टर ना आए, लेकिन वो आ ही जाता है। अच्छा, एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, वो आज के टाइम पे एजुकेटेड बच्चे बना रहा है या बस हम ओबीडिएंट बच्चे बाहर भेज रहे हैं एजुकेशन करके? हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। अगर ये बात मेरी हायर अथॉरिटी तक पहुंचे तो शायद से उनको बुरा लगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। हम लर्निंग बेस्ड चला रहे हैं। आदमी ने रटा लिखा तो नंबर मिल रहे हैं, कोई इंटेलेक्चुअल फॉलो नहीं कर रहा है। हमने जब 10th किया 2004 में, उसके हमको तभी भी सवाल आते थे ये हम क्या कर रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं तो भी हमको यही सवाल आता है कि ये क्या हो रहा है। हमारा थोड़ा सा ना एजुकेशन पैटर्न इंडिया में चेंज होना चाहिए। जो एनईपी आने वाला है मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम स्किलफुल स्टूडेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए अपने एजुकेशन में? हमें जो पढ़ाई है ना, जो पढ़ाई वो जो रटना वाला है ना, वो कम करना चाहिए। कैसे? कैसे? जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में काफी स्ट्रांग है और वो इंजीनियरिंग की तरफ टर्न किया हुआ है, तो उसको क्यों ना छोटे स्टैंडर्ड से वही चीज पढ़ाई जाए, है ना। उसको हाई मैथ्स दिया जाए, वो मैथ्स जैसे बाइनरी नंबर है ये सब दिया जाए, ताकि वो बचपन से फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड वो उसी में डील करे और फिर वो आगे चल के अच्छा इंजीनियर बनेगा। आप उसको वही कॉमन सी चीज पढ़ाते हो, फिर आगे चल के आप उसको नीट इंजीनियरिंग में डाइवर्ट करते हो, तब तक तो फिर वो उसका दिमाग ही पक्का हो जाता है। कच्चे में आप अगर उसको मोल्ड करना चाहेंगे तो वो बेहतर मोल्ड होगा। अच्छा, जो सिलेबस हम 2008-10 में पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से हम आज भी वही पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो बहुत ही फिल्टर्ड हो गया है। कैसे? आप लोग ने जब 10th दिया था जी। उस समय आप लोग का मेरे ख्याल से अराउंड 60 मार्क का या 50 मार्क का पेपर होगा मैथ्स का, अगर देखा जाए तो। आज 75। हाँ 75, ठीक है। आज वो मैथ्स कितने मार्क का हो गया? 40 मार्क का हो गया। अच्छा। तो मैं तो ये खड़े होकर बोलता हूँ मेरे क्लास में कि जैसे जैसे पोर्शन रिवाइज हुआ है वैसे वैसे चीजें आसान हुई है। तो बोर्ड ने क्या किया मालूम? ये सारे सुसाइड वगैरह केस आते थे ना, तो बोर्ड ने क्या किया, चीजें काफी सिंपल कर दी है, काफी सिंपल। तो अब बच्चा वो भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी वाली बात लेकिन अगर हम स्टडीज को सिंपल कर देंगे तो आगे जाके वो बच्चा कंपटीशन कैसे फेस करेगा? मैं वही कह रहा हूँ। हमारे जो स्टेट बोर्ड है, जैसे देखिए अभी सीबीएसई है, आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है। जो स्टेट बोर्ड है ना, उसका जो स्तर है ना, स्तर उसका जो एक बेंचमार्क होता है वो काफी डाउन हो गया है। पहले पूरे मुमरा में कोई 80 लाता था, कोई। आज मुमरा में हमारी ही क्लास ने इस साल 30+ 90% दिया हुआ है। आप सोच सकते हैं, पहले हमारे आप लोग को मेरे ख्याल से ओरल का नंबर नहीं था। नहीं। अब स्कूल वाले, अब बोर्ड वाले उनको ओरल नंबर देते 120, जिसको मैं कह दूं कि ये फेल होने वाला है, वो 71% ला रहा है। तो इतना आसान हो गई ये पढ़ाई, लेकिन वही अफसोस कि आज भी बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते। अच्छा, एक ऐसी एडवाइस जो हर पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, आप उन्हें मतलब ऐसा क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, पेरेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि आप ना बच्चों को ना 8th से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। 8th से फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड 7 तक तो बच्चे हैं, लेकिन वो 8th से उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। उनका चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके पढ़ने का तरीका। पेरेंट क्या करते हैं मालूम? 10th में आके एक जाग जाते हैं कि मेरा बच्चा 90 लाना चाहिए, 100 लाना चाहिए। फिर वो आने से रहा ना। तो हर पेरेंट को बच्चों को 8 से ऑब्जर्व करना है और फिर बच्चों के दिमाग में बात डालनी है कि तेरे को इतना % लाना है,
फिर क्या, बच्चा भी अपना रास्ता पकड़ के चलेगा, पेरेंट भी अपना रास्ता पकड़ के चलेंगे, और हम तो चल ही रहे हैं। तो एज से हर पेरेंट को अपने बच्चों को बता देना है कि ये तेरा मकसद है। हम क्या करते हैं, 10 से बताते हैं। बच्चों को बताने से बेहतर बच्चों से पूछ लेना नहीं होता? कोई बच्चा पढ़ना चाहता नहीं है। नहीं, हर बच्चा तो ये जानता होगा ना कि उसे आगे जाके क्या करना है। नहीं ना, यही यही है, जैसे यही सबसे अफसोस की बात है। अगर हर बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है, हर बच्चा अगर जानता, फिर कोई खींचातानी वाली बात ही नहीं होती। यहाँ यही बात है ना, बच्चा मतलब क्या होता है? बच्चों को ये है कि हमको नहीं पढ़ना है, हर अच्छी चीज से भागता है। मैं खुद जब बचपन में था तो मैं कितना मार खाया मेरी मम्मी से, याद है मुझे। हर अच्छी चीज से बच्चा भागता है। तो पेरेंट का काम ये है ना, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को मार मार के, झाड़ू से, चप्पल से, जिससे मर्जी उससे मारे, रास्ता बताते रहे, तो आज मैं थोड़ा सा कामयाब हूं। वैसे ही हर पेरेंट को छोटेपन से हर पेरेंट को छोटेपन से बच्चों को गाइड करना चाहिए। फायदा ये रहेगा ना कि कुछ समझदार होते हैं लेकिन मैक्सिमम समझदार नहीं होते, तो बच्चा अपनी एक लाइन लेके चलता रहेगा। हाँ, आप जैसे बोल रहे हो कि आपकी पेरेंट्स ने आपको झाड़ू चप्पल जिससे भी मिला मारा है। बहुत मारा है। आज के बच्चों को मार दो तो वो सुसाइड ना कर ले। यही है ना, इतना पैम्परिंग चाइल्ड हो गया है, समझ लीजिए। छोटा, ये सब आदत जो है ना, ये सब आदत बचपन से पड़ती है। छोटे से ही इतना हम उसको बाबू भैया करते हैं, तो बड़े होके फिर पकड़ ही नहीं पाते हैं। और हमारे समय पे जब हम थे, जब आप थे, तो हमको तो कोई बाबू भैया वाली बात नहीं थी। बोलते ना कि वो एक स्ट्रांग माहौल में पड़े हैं, और आगे भी स्ट्रांग ही सब करते रहे। गलती करने से पहले पड़ जाती थी। और अब क्या है मालूम, अब बच्चों को इतना हमने आराम दे दिया है, इतना आराम दे दिया है, तो इसलिए बच्चा फिर हाथ से चले जाता है। आप बच्चों में रहते हो, आप पढ़ाते हो, उनका फ्यूचर शेप करने में एक तरीके से आप उनकी हेल्प करते हो। आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री जो हमें यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स दे रही हैं, या बच्चा अपना सेल्फ फर्स्ट रियलाइज करे वर्थ? डिग्री जरूरी नहीं है। डिग्री मैंने मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सीवी इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, लेकिन अगर जब उनको मैं बोर्ड पे खड़े करूँ लेक्चर के लिए, तो वो शायद से बात भी नहीं कर पा रहे। जब मैं बैंक में जॉब करता था, जब मैं पढ़ता था, उस वक्त जब मैं बैंक में जॉब करता था, तो मैं देख रहा हूँ MBA है तो ये कॉलेज वो कॉलेज, और जब वो फील्ड पे आते थे मेरे साथ, तो मैं देखता था तो वो प्रेजेंटफुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिग्री मायने नहीं रखती है, सेल्फ वर्थ मायने रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पर्सनैलिटी, ऐसा वाली बात है। जैद भाई, क्या सोशल मीडिया बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, या वो आज भी उन्हें डिप्रेस कर रहा है सिर्फ? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, कि क्या वो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है या वो डिप्रेस कर रहा है, ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंटेंट अपने ऊपर ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोटिवेटेड रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और वो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ, हम ये देख के आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे हैं जो दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, उल्टी सीधी रील बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो बच्चों पे डिपेंड करता है, उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो क्या अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है ना, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना एक्सपोजर दे रहे हैं। पेरेंट तो बेचारा क्या करे। बाप अगर मैं बात करूं तो वो काम पे निकल जाता है, रात में थक के आता है, सोचता है मैं आराम कर लूं। मम्मी दिन भर भी घर में काम करती हैं। हाँ, वो लोग गाइड करते हैं, लेकिन करने वाला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेता है। जैसे आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, अभी छोटे बच्चे, माँ बाप को काम करने मिले, फ्री टाइम मिले, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को फोन थमा दे रहे हैं। तो अब वो तो बच्चा कुछ भी देखेगा बड़ा होके, फिर आप उसको कैसे वो करोगे? हाँ, थोड़ा सा पेरेंटल गाइडेंस चाहिए इसमें। तो बोलते ना कि माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चे के फ्यूचर को शेप करने के लिए। तो पेरेंट पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा आगे पीछे देखते रहें बच्चा क्या कर रहा है। आपको 14 साल हो गया विजडम एकेडमी में, और ओवरऑल आपकी टीचिंग को 20 साल हो गया है। राइट। कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी स्टोरी ने आपको इमोशनली ब्रेक किया है? मैं तो हर साल ब्रेक होता हूँ। कैसे? देखिए, हम लोग ना हर बच्चे पे बराबर की मेहनत करते हैं। सही बात। ठीक है, अब जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट तो कोई 90 ले आता है, कोई 95 ले आता है, कोई 97 ले आता है, कोई नंबर टॉप कर जाता है। हर बच्चे में, हर बोलते ना कि कोई ना कोई पेरेंट हमारे अंदर कमियां ढूंढ ही लेता है। अभी हाल की बात करूं मैं, कि कुछ पेरेंट हैं जिनके बच्चों का 94 तक परसेंट आया है, मेरे साथ अच्छा है, तो भी उनका ये कहना है कि मेरा बच्चा और लाता अगर आप उसको इस सब्जेक्ट में ज्यादा गाइड करते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट सुन के हम थोड़ा सा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मैं कहा ना कि हर रिजल्ट में एक नई कहानी है, हर साल हम टूटते हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि 94 वाले को हमेशा अपने मार्क्स कम लगते हैं, 49 वाले को लगता है मैं पास हो गया, मैं खुश हूँ, वो मिठाई ले आते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है? देखिए 49 वाला बस इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि उसने वो सोचा ही नहीं था ना कि मेरे को इतना भी आ सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए, उम्मीद से ज्यादा मिल गया उसको। 94 वाला ये सोच के पढ़ता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। पर 94 भी तो फर्स्ट आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वो उनके अप टू द बोलते हैं ना कि जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे को 100 आना चाहिए और मेरे को अगर 99 भी आ गया ना तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है, अच्छा, तो इसलिए वो थोड़ा से डिप्रेस हो जाते हैं। इस बार भी हमारे पास एक लड़की है फातिन करके, उनका 94% आया है, भारत में फर्स्ट आई है, काफी अच्छी लड़की है, जबरदस्त मेहनत करती थी। कुछ अप्स एंड डाउन आए उनके उसमें पढ़ाई में, तो इसलिए वो मुमरा फर्स्ट नहीं आ पाई, लेकिन 3 मार्क्स से छूट गया, 3 मार्क्स ही कम थे, वरना वो भी मुमरा फर्स्ट आ गई होती। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैं तो 97 एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने कोई बात नहीं, तुमने मेहनत करी ना, तो जो ज्यादा है उसको हमेशा अपना परसेंटेज कम लगता है। और जो आपने बात किया कि 49 वाले 41 वाले ज्यादा खुश रहते हैं, उनको पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, वो अपने आप को फेल उम्मीद कर रहे थे और इतना ज्यादा आ गया तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाते हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि एक बार जो हो गया, अब जैसे 94 है, 95 है या 49 50 है, हाँ वो तो आ गया, अब उसमें दुख मना के क्या मतलब? हाँ, दुख तो नहीं बनाया। जो आ गया उसमें खुश हो जाओ। मेरा मेरा हर साल बच्चों को एक मैसेज जाता है रिजल्ट के बाद कि जो हो गया वो हो गया, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी, आगे से तुम ज्यादा मेहनत करो, ये जो पिछला जो बीत गया है उससे सबक लो और आगे तुम ज्यादा मेहनत करो। हमेशा समझाते हैं, लेकिन एक ये बोलते हैं एक इंसानी फितरत है कि ज्यादा उसको चाहिए। उसको ज्यादा चाहिए। अच्छा, आपको सब सर बोलते हैं, बाहर तो मतलब जैद सर बोला जाता है, हमें तो पता है जैद भाई कैसे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसी है आपकी पर्सनल में? देखिए हम लोग ना मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। जैसे? मल्टीपल रोल, जब हम दोस्तों में बैठे हुए हैं तो हम छोटे बच्चे हो जाते हैं, जब हम बच्चों में खड़े होते हैं तो हम उनके पेरेंट हो जाते हैं, फिर कभी हम अगर खड़े हैं जैसे किसी बड़ों बुजुर्ग में खड़े हैं तो हम फिर बच्चे हो जाते हैं। तो हमारे अंदर एक टीचर के अंदर ना, अगर आप मेरी बात करें तो हमने अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट किया है। बड़ों के साथ बड़े जैसा रहा है, दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा रहा है, स्टूडेंट के साथ हम स्टूडेंट जैसे नहीं रहते हैं, हम उनके एक मेंटर जैसा रहते हैं। ये तो गलत बात है। जरूरी है, देखिए बहुत जरूरी है ये चीज। अगर मैं स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट जैसा रह जाऊं ना, फिर वो मेरी बात नहीं मानेंगे। और एक लीडर को ना अपनी बात मनवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी मीडियम क्यों ना हो, डरा के, समझा के, प्यार से। तो डराने वाला जो हिसाब है ना वो ज्यादा अच्छा है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने कभी मेरा लाइन सुना होगा, पढ़ाई शौक और डर से होती है। शौक तो खत्म हो चुका है लोगों में, सही बात है ना, तो क्यों ना डरा के पढ़ाया जाए। शौक किसे ही होता है पढ़ाई? हाँ, मैं वो कहा ना कि शौक तो किसी को नहीं होता, हर बच्चा अच्छी चीज से भागता है, तो फिलहाल डरा लिया जाए। जो इंसान सबको मोटिवेट करता है, जैसे आप बोल रहे हो 500-600 बच्चों का टर्नआउट होता है आपके उससे, तो जो इंसान सबको मोटिवेट कर रहा है उसका मोटिवेशन कहाँ से आता है? अगर आपको पता है, हमने काफी बोलते ना कि निचले हिस्से से स्टार्ट किया है जी। हाँ, गरीबी देखी है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं मोटिवेट कहाँ से होता हूँ, तो मैं मेरे उसी फेज से मोटिवेट होता हूँ कि हम कितने गरीब थे, कैसे हम पैसों के लिए तरसते थे। अगर कोई खानदान में कार ले रहा है तो उनसे कभी मांगा नहीं गया कि मेरे को भी कार चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा एक पिंच होता था, क्यों नहीं मेरे पास है। तो ये सब चीज देख देख के ना, जैसे कहीं घूमने जा रहा है कोई, तो मैं क्यों नहीं घूमने जा रहा हूँ, कोई अच्छा पहन रहा है तो मैं क्यों नहीं पहन रहा हूँ। तो ये सब चीज देख देख के हमारा मोटिवेशन ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब तो ऐसा हो गया, ये तो मैं स्टार्टिंग दौर की बात किया हूँ, अब तो ऐसा हो गया ना कि इतना कंपटीशन हो गया मार्केट में, इतना कंपटीशन हो गया है, और हमने काफी बार मुमरा फंस भी दिया है, काफी बार। मेरे लास्ट 14 ईयर में हमने काफी बार, समझ लीजिए अराउंड 6 to 7 टाइम हमने मुमरा फंस दिया है। तो अब तो ऐसा हो गया कि वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमें और मेहनत करनी होती है, फिर कुछ मोटिवेशन वहां से आ जाता है। मतलब कंपटीशन इज द मोटिवेशन। हाँ, फिलहाल अब इस फेज में, पहले जब हमने शुरू किया था तो ऐसा लगता था कि नहीं खर्चे इतने हैं तो उसके लिए मेहनत होती थी। अब ऐसा है कि कंपटीशन है तो इसलिए मोटिवेशन। आपने बोला कि कार की बात है, बट जहां तक मुझे याद है
आपने अभी कार भी लिया है। कुछ के लिया ले तो मैं पहले भी सकता था, हाँ। लेकिन वो रुक जाता था, क्या जरूरत है क्या जरूरत है। लेकिन मैं भी कुछ दो एक रील देख लिया कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो मतलब अभी ले लेते, फिर गरम में चाय ले ली। गरम में ले ली। मार्क्स जो है वो कभी कभार बच्चे की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है उसे मार देते हैं, तो क्या वो बच्चे के लिए फेयर है आने वाले फ्यूचर में? गलत है, गलत है। मैंने, देखिए, मैं बहुत ही लिबरल आदमी हूँ। मेरे पास पेरेंट आते हैं, बोलते सर इसका 90 ही आना चाहिए, इसका 80 ही आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसा मत करिए, एकदम गलत है। आप बस इस चीज पे ध्यान दीजिए ना कि आपका बच्चा मेहनत कितना कर रहा है। आप नंबर मत डिमांड करो, आप उनसे हार्ड वर्क डिमांड करो। तो ये बच्चों को मार देता है नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, माँ बाप उसको डॉक्टर बनाने पे तुले हैं, तो बच्चा कहाँ से ना अच्छा आर्टिस्ट रहेगा ना अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा इस चीज पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ आपसे। मेरा कहना ये है, हर देखिए सबकी राय कैसी नहीं होती। मेरा कहना ये है कि बच्चा आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, अगर अगर बच्चे को, अगर माँ बाप को लग रहा है कि ये आर्टिस्ट रह के इतना शायद से कमा ना पाए, तो फिर पेरेंट उसको कहीं और किसी फील्ड में पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे को लग रहा है, तो बच्चा, माँ बाप को पहले कॉन्फिडेंस मिले, मम्मी मैं उतना ही कमा सकता हूँ आर्टिस्ट से भी, तो पेरेंट और बच्चा बैठ के बातचीत करे, खिंचाव तनाव ना हो, तो फिर बच्चा चले जाए आर्टिस्ट बनने। हिंदुस्तान में कौन से माँ बाप सुन रहे हैं अपने बच्चे की? सुनना चाहिए ना, कहाँ सुन रहे हैं? देखिए अभी जो हमारी जो हम जो माँ बाप बने हुए हैं, तो मैं तो बैठ के सुनूंगा बच्चे को, और अगर मेरे को लगेगा कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं प्रेशर नहीं करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। समझाएंगे, समझ गया तो ठीक है, वरना फिर ठीक है, कर अपने से जो करना है। पेरेंट समझाने वाला पार्ट तो बहुत सारे स्किप कर देते हैं ना। समझाना चाहिए। पहले पहले जो पेरेंट थे ना, जैसे हमारे माँ बाप थे और उनके माँ बाप थे, तो वो पेरेंट थे जी, माँ बाप जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो अभी जो 30s और 40s जिसकी एज चल रही है, ये जो माँ बाप है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, वो समझ रहे हैं अपने बच्चों को। इसलिए देखिए आप इतने सारे कोर्सेज खुले हैं अलग 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 अलग। पहले इतना था क्या कि तुम इंटीरियर कर लो तो तुम ये मैकेनिकल कर लो, पहले क्या था, यही करना है, डॉक्टर इंजीनियर बस। अब वेरियस फील्ड इसलिए खुल गई है क्योंकि पेरेंट्स समझ रहे हैं बच्चों को, और फिर उसी हिसाब से फील्ड भी खुली हुई है। एक सक्सेसफुल इंसान और एक मीनिंगफुल इंसान, दोनों में क्या फर्क होता है? सक्सेसफुल मतलब कामयाब, ठीक है। मीनिंगफुल मतलब जो सोसाइटी में कुछ रुतबा रखे। दोनों एक नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, टीचर एक बेस्ट प्रोफेशन है उसके लिए, और हाँ एडवोकेट भी हो जाता है। ये तो हमारा और आपका हो गया। एडवोकेट भी हो जाता है। बहुत कम चीज ऐसी होती है, बहुत कम प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो आपको दोनों चीज करके देते हैं। उसमें से एक टीचर भी, वो मैंने चुना हूँ। डिफरेंस तो बहुत है, कुछ जो मतलब प्लस प्रोफेशन होते हैं वो अपने तक रह जाते हैं, तो वो इतना सोसाइटी एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाता है। ऐसा है। आजकल का जो एग्जाम सिस्टम है वो क्या चेक कर रहा है? लर्निंग कितना हुआ वो चेक कर रहा है कि प्रेशर कितना हुआ वो चेक कर रहा है? लर्निंग चेक कर रहा है। कैसे? मैंने देखिए, मैं, ये तो बुराई हो जाएगी दूसरों की, तो भी मैं कह देता हूँ, कुछ टीचरें ऐसी हैं जो ना बुक लेके बैठती, यही 4 लाइन इधर होना चाहिए। हद ये है कि जो मैं जो मैथ्स कराता हूँ, अराउंड 20 ईयर्स हो गए मेरे को, 20 19 18 इसी साल मेरे को ऐसा हुआ है। मेरे कराया सबको बोलते रहोगे, क्यों ये ऐसा चलेगा नहीं। वो हमारे टाइम पे वो टीचर्स आती थी ना, जो मैथ्स पढ़ाते थे, मतलब अगर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है, पीछे आंसर दिए जाते थे टेक्स्ट बुक में, वो मैच नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट बुक गलत है। आज भी है। स्कूल ने क्या करना चाहिए, स्कूल ने ना थोड़े से एक्सपीरियंस टीचर रखना चाहिए। तो स्कूल को तो प्रॉफिट चाहिए ना। अब ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बोलूंगा तो फिर स्कूल वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। जो स्कूल एक्सपीरियंस टीचर रख रही है वहां इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। होता क्या मालूम कि जो नए नए टीचर्स है ना, जिनका तजुर्बा नहीं है, जो खाली बीएड डीएड या 1-2 साल करके आ गए, वो ये सब बहुत करते हैं। मेरा ही आंसर होना चाहिए, मेरा ही मेथड होना चाहिए, उनका ईगो हर्ट हो जाता है अगर बच्चा किसी और का मेथड लिख देगा तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो ना बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है, आप चेक करो ना। हम भी टीचर थे, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को इसलिए नंबर काट दिया हूँ कि उसने मेरा मेथड नहीं किया, बल्कि मैं सीखता था। अगर उसका मेथड मेरे से अच्छा है तो मैं वो अडॉप्ट करता था। इसलिए थोड़े से आज नाम है।
इसमें सफर तो बच्चे कर रहे हैं ना, लेकिन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोचिंग वाले उनसे कुछ चाहते हैं, स्कूल वाले उनसे कुछ चाहते बहुत कर हैं, रहे हैं। माँ बाप कुछ डिफरेंट ही चाहते हैं। तो इसमें तो बच्चे सफर कर रहे हैं हमारे। बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चे इतने सफर कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या। फिर वही है कि वो वक्त एक ऐसी चीज है जो धीमे धीमे सब सही कर देता है। तो जैसे ही साल बीतता है, बच्चा अपना वही बोलते हैं ना कि सब सेटल हो जाता है, फिर कोई सवाल ही नहीं उठाता है। अच्छा, ऑल्दो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर हो, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़रूरत क्या है? क्योंकि मार्क्स और हमें सारा कुछ जो डिग्री विग्री है ये स्कूल दे रहा है, पर वो पढ़ाते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? और अगर हमें कोचिंग ही जाके पढ़ना है तो फिर स्कूल्स का ज़रूरत क्या है? हमें कोचिंग से ही डिग्री दे दो। स्कूल वालों को लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे। जो वो कर नहीं रहे, वर्कशीट बना रहे हैं बस। हाँ, बात तो ठीक है। और कोचिंग वालों को लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप मेरा राय पूछें तो मैं कहूंगा कि कोचिंग वाले मेहनत कर रहे हैं बहुत। कैसे? अगर मैं मेरी क्लास की बात करूं, मैं साल भर में ना अराउंड 100 टेस्ट लेता हूँ। 100 ओके। 100 टेस्ट मतलब आप समझ ले जाइए इक्विवेलेंट टू 10 एग्जामिनेशन, 10 एग्जाम। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? स्कूल वाले 4 एग्जाम ले रहे हैं, 40 टेस्ट ले रहे हैं। तो वही है कि स्कूल वाले समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्लास वाले समझते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेरी राय सुने समझे तो मैं कहूंगा क्लास वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, स्कूल वाले अलग प्रेशर बनाए हुए हैं बच्चों पे, क्लास वाले अलग प्रेशर बनाए हुए हैं बच्चों पे, है ना? फायदा किसका हो रहा है? किसी का भी नहीं। बच्चों का फायदा हो रहा है। बच्चे तो प्रेशर में आ रहे हैं ना, उसी से नंबर आ रहे हैं ना। उसी से तो फिर सुसाइड के भी नंबर आ रहे हैं ना। नहीं, तो सुसाइड तो वो कर रहा है ना जो चाह ही नहीं रहा है। भी कुछ दिन पहले बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, तो इस साल के बोर्ड्स के रिजल्ट देख के आपका क्या ओपिनियन था? देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा हूं लोगों से, लोगों को बुरा भी लगता है लेकिन मैं ना बड़े दिल साफ करके बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो। और लोगों को बुरा भी लगता है। एग्जाम ना एग्जाम जैसा होना चाहिए, सही बात। टफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अक्सर सुनाई देता है कि ये कॉलेज है, अपने कॉलेज का क्या नाम लूं, वहां पे कॉपी हो रही है, वीडियोस भी आते हैं उनके। तो ये मुमरा का कॉलेज है, मुमरा ही कॉलेज है। अभी आपको मैं क्या नाम लूं, आप तो वीडियो भी देखे होगे इस साल, मोबाइल ले लेके कॉपी किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा सब नहीं होना जानते चाहिए। हैं। हाँ, ऐसा सब जानते हैं, कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन हाँ वही है। देखिए, एक बहुत ही बड़े नेता ने बात कहा था कि एक हमाम है और उसमें हम सब नंगे। सही बात। तो वही वाली बात है कि नाम लिया जाए तो फिर वो चीजें आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाती है। इसलिए बिना नाम की बात हो जाए, समझदार सभी है, समझ जाएंगे कि किस तरह बात हो रही है। टीचर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब जो माल प्रैक्टिसेस है ना, कॉपी करवाना, तब उसको फिर सहारा देना, उसको हाइड अप करना, नहीं, एग्जाम फेयर होना चाहिए। बच्चा फेल हो जाए, उससे क्या होगा कि बच्चों में ना खुद से एक जिम्मेदारी आएगी, बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। होता क्या मालूम कि अगर बच्चे को मालूम पड़ जाता है ना कि मैं तो कॉपी करूंगा, पढ़ना छोड़ देता है वो। स्कूल्स मतलब स्कूल कॉलेज क्लासेस एवरीथिंग उनका तो खाली एक साल का लेना देना है ना, तो वो बस अपना प्रॉफिट और अपना परसेंटेज चेक करते हैं। वही वाली बात है। पर एजुकेशन वो समथिंग जो मतलब वेलफेयर के लिए होना चाहिए, वो बिजनेस बन गया है उसका। तो फिर तो सब पैसे भी लेंगे, कॉपी भी होगा, फोन भी चलेंगे मुमरा में। हमने तो ये तक भी सुना है कि बच्चे पेपर घर ले जाते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स के। बोर्ड्स बोल लो, नॉर्मल बोल लो, देखिए क्योंकि परसेंटेज ब्रेक नहीं करना उनको देखो, अपना। बोर्ड का तो इतनी मेरे तक बात नहीं आई है। हाँ, लेकिन 9th 8th इसका मैं सुना हूँ कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वही टीचर घर पे ट्यूशन भी ले रहा है। फिर टीचर क्या करता है मालूम, या तो वो क्वेश्चन रिलीज कर देता है, कुछ हद इतनी है कि वो टीचर ने तो क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है बच्चों को ट्यूशन के अंदर कि देखो यही आने वाला है। अब यही आने वाला है तो बच्चा क्या करता है, जो बच्चे के पास पोटेंशियल था कि वो 100 आंसर याद कर सकता है, वो 2 आंसर याद करके रह जाता है। फिर वो क्या करेगा आगे? तो टीचरों का बहुत बड़ा रोल है, खासकर स्कूल के टीचर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बच्चों को पुश करना चाहिए टफ सिचुएशन पे। तो ये कुछ एडमिशन का चक्कर होता है कि ऐसा करेंगे तो हमारे पास बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन एट द एंड नुकसान बच्चे का हो रहा है। बच्चे भी तो नहीं समझते, बच्चे मतलब मैं से चुरा के माँ बाप ही दे देते होंगे शायद पैसे तो। हाँ, लेकिन
मैं कहा ना स्टार्टिंग में कि बच्चा वो बच्चा है, वो हर गलत रास्ता चुनना चाहेगा, वो हर चीज से वो हर अच्छी चीज से दूर भागेगा। तो बच्चों को दोष ना दें, हम समझदार हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको मतलब जो वो सारी टीचर है जो ये सब चीजों में इन्वॉल्व है। तो वो बच्चा जो पैसे दे के पास हो रहा है या कॉपी करके पास हो रहा है, कल तो वो भी टीचर बनेगा, सोचिए फिर तो ये लेगेसी बन गई। सोचिए फिर वो कैसा टीचर बनेगा। वो तो वही तो कह रहा हूँ ना, फिर तो ये पैसे लेने की और कॉपी कराने की लेगेसी बन जाएगी। हाँ, फिर तो ये बोलते ना कि आज ये कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल स्कूल मैनेजमेंट करना चाहिए। कैसे? देखिए क्या हो रहा है हमारे स्कूल में, क्या टॉप ऑर्डर को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? वो भी तो कमीशन लेते होंगे। नहीं, टॉप ऑर्डर तक बात नहीं पहुंचती है। अच्छा। देखिए एक आधा स्कूल होगी जिनको खबर होगी, लेकिन मैं कुछ प्रिंसिपल जानता हूँ काफी क्लोजली, वो काफी अच्छे हैं। अब देखिए टॉप हायरार्की बोलते हैं, टॉप ऑर्डर से नीचे आए तक ना, टॉप को इतना नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन एक दो लेवल तक चीजें मालूम पड़ जाती है, जैसे सुपरवाइजर है, इनको मालूम पड़ता है। टॉप ऑर्डर तक बात ही नहीं आती है, टॉप ऑर्डर ने भी सब छोड़ के रखा हुआ है। तो टॉप ऑर्डर जब कमांडिंग हो जाएगा ना, तो सब सही हो जाएगा। तो लेकिन नुकसान तो शायद टॉप ऑर्डर का ही है ना, कि अगर उनकी स्कूल में कॉपी कर रहा है कोई या पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो टीचर का नाम तो खराब होगा ही, पर स्कूल का भी नाम तो खराब होगा। होता है ना, लेकिन वही है ना कि जब पैसा आना शुरू हो जाता है मेरे पास या किसी स्कूल के पास, फिर वो आग बंद कर लेता है। जैसा भी मैं हूँ, हाँ, जैसे मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल, मैंने स्टाफ बिठा के रखा हूँ, अब मैंने हर चीज स्टाफ को दे दिया हूँ, तो स्टाफ कहीं ना कहीं तो ऊपर से कर ही देगा। लेकिन हाँ, अगर मैं हूँ, मैंने स्टाफ अपॉइंट करके रखा हूँ और मेरी पूरी वॉच है उसके ऊपर, तो फिर स्टाफ ऐसा नहीं करेगा। तो टॉप ऑर्डर जो है उसको पूरी नजर बनाए रखना है हर वक्त। मैं तो ऐसे ही करता हूँ मेरे पास। कैमरास लगे हैं, कैमरास काम ही नहीं कर रहे हैं स्कूल में। और हमारी फीस कम है क्या? कितनी फीस लेते स्कूल वाले? मेरा भतीजा है, 40,000 रुपये उसकी फीस है, बताइए। नर्सरी में। बहुत ही गलत सिस्टम चला हुआ है। मैं तो मुंबई गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे लेकिन फिर इतनी फीस में? गरीब का बच्चा, देखिए गरीब के लिए तो कुछ ही नहीं है। गरीब मतलब गरीब गरीब रह जाए। गरीब रह जाएगा, गरीब के लिए तो कुछ ही नहीं है। आप तो बहुत ही बड़ा डिस्कशन है। सही बोल रहा हूँ मैं, गरीब के लिए कुछ नहीं है। ना उसके लिए सोसाइटी है, ना उसके लिए मेडिकल है, ना उसके लिए पढ़ाई है। वो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है। तो गरीब के लिए तो कुछ ही नहीं है। वो जो RTE होता है, राइट टू एजुकेशन, वो इम्प्लीमेंटेड है मुमरा की स्कूल्स में? कुछ स्कूलों में है, वो फॉलो कर रहे हैं। है, हाँ फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो काफी कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को सब तक पहुंचाने की, लेकिन कहीं कहीं पहुंच रहा है और कहीं कहीं नहीं पहुंच रहा है। तो जहां तक पहुंच रहा है तो वो स्कूल वालों को देते हैं। रिजल्ट अभी जैसे आया है, हर कोई सिर्फ टॉपर्स की बात कर रहा है। क्लासेस वाले भी टॉपर्स का बैच लगाते हैं कि बोर्ड्स लगते हैं पूरे मुमरा में हर जगह पे, 94%, 95%, 96%, 98, 99 भी देखा है मैंने। जो फेल हो जाता है उनकी हम बात ही नहीं करते। करना चाहिए, ये एकदम करना चाहिए। अगर मेरा बच्चा होता, जी। अगर होता है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे लड़के हैं, तो मैं जाऊंगा ना अगर किसी बच्चे को, मतलब किसी कोचिंग क्लास में मेरे बच्चे का एडमिशन करवाने, तो मैं उनसे उनका ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा हाईएस्ट कितना आया, मैं पूछूंगा तुम्हारे ड्रॉप आउट कितने हैं। अच्छे परसेंटेज के पीछे है ना मुमरा में इतनी सारी कोचिंग क्लास है। आपने सही कहा कि सब 90 शो करता है, हम भी शो करते हैं, देखा देखी हो ही आता है कौन सबसे आगे। तो मैं अगर जाऊंगा कहीं पे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाने, तो मैं पहले पूछूंगा ड्रॉप आउट कितने हैं। ड्रॉप आउट से एग्जैक्ट मालूम पड़ता है कि क्लास की सिचुएशन क्या है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं मेरा टॉपिक ये बड़ा हो जाएगा, मेरे पास 9th में ना 180 बच्चे होते हैं, ठीक है, 180 बच्चे होते हैं, फिक्स अपना, हमारी क्वांटिटी फिक्स है। 4 बैच होते हैं मेरे पास 9th के, और अगर आप उसको डिवाइड कर दो तो फिर हम 180 स्टूडेंट्स लेते हैं। हमारा इनटेक 180 है 9th स्टैंडर्ड में। जब 10th की बारी आती है, साल बदला तो मेरे 9th वाले 10th में शिफ्ट होते हैं। अब यकीन करेंगे, मेरे पास मेरा जो टर्न आउट रेशियो है, टर्न आउट 180 बच्चे मेरे पूरे टर्न करते हैं मेरे को 10th में, पूरे। मतलब मैं 180 बच्चों को साल भर पढ़ाया हूं, उनके उम्मीदों पे खरा उतरा हूं, और मेरे 180 बच्चे पूरे मेरे को टर्न करें। ये चीज पेरेंट ने पूछना चाहिए। कितने पेरेंट्स पूछते हैं ये चीज? कोई नहीं पूछता है। तो गलती किसकी? पेरेंट की गलती है। पेरेंट देखते हैं
97%। क्लासेस के ओनर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये चीज? है, लेकिन देखिए क्लास के ओनर जो है वो ऑफिस में बैठते कहाँ हैं? हाँ ये भी है। आप जाइए किसी क्लास में, आप देखिए मिलते हैं क्या? वो तो स्टाफ पे छोड़ दिए। आप मिलते हैं? मैं मिलता हूँ, मेरे टाइम पे मिलता हूँ। मेरा टाइम है सुबह 11:30 से 12:30। आप एनी टाइम आइए, आपको मैं बैठा मिलूंगा। मैं नहीं तो मेरे जो पार्टनर है सोहेल सर, वो मिलेंगे। हम दोनों कितना भी काम क्यों ना रहे, उस टाइम पे हम ऑफिस में ही रहते हैं। हाँ, जब हमारा शाम में जब सेशन स्टार्ट होता है, लेक्चर स्टार्ट होता है, तो फिर हम कैसे मिलेंगे? या तो हम पढ़ा लेगा ऑफिस में बैठ जाए। लेकिन मेरी और मेरे जो पार्टनर सोहेल सर है, इनकी 100% अवेलेबिलिटी रहती है। हमने ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं। देखिए कोई भी कामयाब आदमी के पीछे ना बलिदान बहुत होता है। हमने बहुत बलिदान दिया है, बहुत। तो मैं फिर से वही सवाल पे आ रहा हूँ कि मैं अगर कहीं जाऊं मेरे बच्चे का एडमिशन कराने, तो मैं पूछूंगा कि आपका 9 से क्वांटिटी कितनी थी और आप उसको 10th में कितना आपने टर्न आउट किया है। मेरे पास 180 बच्चे थे 9th में, सेम 180 बच्चे 10th में चले गए मेरे पास। मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ। मेरे पास 180 बच्चे थे और मेरे को 80 लोगों ने ज्वाइन नहीं किए, मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल होना चाहिए पेरेंट का एडमिशन के टाइम पे। लेकिन पेरेंट क्या करते हैं, हाई मार्क्स देख के सोचते हैं उनका बच्चा भी हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये चेंजेस भी तो क्लासेस वाले लाएंगे ना। हाँ, लेकिन जैसे आप बोर्ड्स पे लगा रहे हो कि 90% कौन लाया, हाँ, एक ये बोर्ड भी तो लगाओ कि कितने फेल हुए हमारे पास। दिखाता कौन है? कोई भी इंसान, हम सब इंसान ही हैं। वो अपनी बुराई कैसे करेगा? पूछने पे कर रहे हैं। मतलब मैं मुमरा की एक क्लासेस को जानता हूँ, हर साल वो आए नहीं आए, मुमरा नंबर 1 का बोर्ड लग जाता है उनका। अरे ये जो नंबर 1 वाला पैटर्न है, नंबर 1 वाला पैटर्न हर क्लास को लगता है कि वो कहीं ना कहीं से अपने आप को 1 दिखा दे, कहीं ना कहीं से। और वो भले से 1 भी नहीं है। मेरा बच्चा लास्ट ईयर, इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर बच्चे ने लाया था 97.40%। 97.40%। जब से मैं पढ़ रहा हूँ, जब से आप पढ़ रहे हैं, मैंने आज तक मुमरा में इतना परसेंटेज देखा नहीं। मैंने कहीं बैनर नहीं मारा। अच्छा, कहीं नहीं बैनर मारा मैंने। विजडम के बैनर नहीं लगते? नहीं लगते। और आप तो बताओ क्यों नहीं लगते? क्यों? मैं भरोसा रखता हूँ कि मैं बोर्ड पे अच्छा पढ़ा हूँ। हाँ। मैं भरोसा रखता हूँ कि मैं मेरे क्लासरूम को, बिल बोर्ड के ऊपर ब्लैक बोर्ड। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास में इतना कमांडिंग रहूं, मैं अपना पूरा वक्त दूं। अब ये सब करने से मुझे पता है कि हाँ मेरे एडमिशन आ जा रहे हैं, तो मैं क्यों बोर्ड मारूं और फेक एडवर्टीजमेंट करूं? मैं क्यों फर्स्ट नंबर दिखाऊं? मुझे पता है कि वो फर्स्ट है तो ना उनका दूसरा जो वो भी फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट मैंने प्रोड्यूस किया, ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा, जो बच्चा फर्स्ट आया था लास्ट ईयर, आप बता रहे हो 97.40, उसने आपको सवाल नहीं किया अगर उसने वो बोर्ड देखा होगा सर फर्स्ट तो मैं हूँ? उसको पता है, मैंने बोला ना कि हमारी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बच्चों में उतर जाती है। मैंने उसको ये बोला था कि परसेंटेज मायने नहीं रखते। मेरा हमेशा जुमला रहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं कि तुमको 70 लाना है तो तुम 71 ले आओ। अगर तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं तुम 80 लाना है तो तुम 81 ले आओ। तो उसको पता है, उस लड़की को, अजरा नाम था उसका, उसको पता था कि मेरे घर वाले मेरे को मुझे मुमरा टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसने लाई। उसका सवाल मुझसे रहा ही नहीं। अपने आप को मुतमईन कर, सोसाइटी को मुतमईन मत कर। अच्छा, ये जो मतलब 10वीं में टॉपर्स आते हैं 90, 95, 100 के करीब चले ही जाते हैं ये लोग, इनका अक्सर 12th के टाइम पे परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है बहुत सारे लोगों का। उसका रीजन होता है। देखिए क्या होता है कि 10th एक बाई चांस वाला रिजल्ट भी है। शायद आप समझ ना पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूँ, फ्लूक वाला जिसको लक कहा जाता है ना। हर कोई धोनी नहीं बनता ना। धोनी से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं क्रिकेट में, लेकिन हर कोई धोनी नहीं बन पाता है। तो ये 10th में भी एक ऐसा वाला फैक्टर है कि हम किसी और को सोच रहे थे ये फर्स्ट आ जाएगा, आ गया कोई और फर्स्ट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा 10th में 96 लाया, मेरे पास ऐसा हुआ है, होता है, हर साल होता है। एक लड़के ने 96 लाया था, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके माँ बाप को घर बुरा लग जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ 12th में उसको 86 आया। क्यों मालूम? या तो वो अपने आप को सोच लिया है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है ना, या तो कहीं भटक गया है। कहीं भटक गया मतलब समझ रहे हैं आप? या तो कहीं भटक गया है। कभी कभी उनको उम्मीद से ज्यादा नंबर मिल जाता है, हालांकि वो है ही नहीं, इसलिए वो परसेंटेज गिर जाता है। और प्लस गलत फील्ड। हाँ, 90+ आ गया तो साइंस ही लेना है। साइंस ही लेना है। अब साइंस ही लेना है मतलब साइंस तो बहुत मुश्किल है, गलत फील्ड भी हो जाती है। तो ये सब फैक्टर है जो 10th से जब 12th में आता है तो फिर नंबर गिर जाता है।
एक लाइन जो आप हर उस स्टूडेंट को बोलते हो जो फेल हो गया, वो मोटिवेट करने के लिए उसे। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारी मेहनत शायद से कम हो गई है, अगली बार और मेहनत करो। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं हो, सभी के लिए, पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी, हर मतलब हर उसके लिए, पेरेंट्स के लिए भी है, जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए भी है, जिसको लग रहा है कि मेरे नंबर कम है उसके लिए भी है, और मेरे लिए भी है। हमेशा मैंने कहा हूँ हम्म। कि तुम अपने पिछले से सीखो, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, और फिर देखो कहाँ क्या गलती हुई है उसको सुधारो। एक बार में अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर ट्राई करो, तो ऐसा बच्चा पास हो जाता है। विजडम एकेडमी मार्क्स प्रोड्यूस कर रही है या माइंडसेट? दोनों। कैसे? देखिए मार्क्स तो आप देख ही रहे हैं, अगर अगर मैं थोड़ा सा रिजल्ट हाईलाइट करूँ तो आप लोग को मालूम पड़ जाता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मार्क्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है बोर्ड पे। मैं अगर अगर मेरा एक लेक्चर 1.5 घंटे का है, तो मैं 10 मिनट तो बच्चों को मोटिवेट कर ही देता हूँ। अब बच्चों को मोटिवेट इसलिए नहीं करता हूँ कि वो मार्क्स लाए, बच्चों को मैं माइंड सेट, उनके मोरल वैल्यूज, तुमको जिंदगी में क्या करना है, ये सब की तरफ भी मैं पुश करता हूँ। तो हम तो दोनों काम कर रहे हैं, है ना। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि तुमको फर्स्ट लाना है, तुमको फर्स्ट लाना है, तुमको फर्स्ट लाना है। मेरा जुमला होता है कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, तो फर्स्ट लाओ, नहीं तो एक अच्छा आदमी बनो, ऐसी वाली बात है। अच्छा, मतलब पोटेंशियल नहीं है तो मार्क्स मत लाओ, अच्छा आदमी बन के रह जाओ बस। हाँ, और मार्क्स ला रहे हो तो अच्छा आदमी मत बनो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? देखिए देखिए, क्या है मालूम कि मार्क्स ही हर चीज डिसाइड नहीं करता सही बात। है ना। मैं कौन सा बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, है ना, वो तो पढ़ाते 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 अपने को आ गया, तो पढ़ा रहे हैं। तो मार्क्स हर चीज डिसाइड नहीं करता है, हाँ, लेकिन अच्छा आदमी हर चीज डिसाइड करता है। मैं वही बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर दम है तो लाओ नंबर, जो तुम सोच रहे हो सब मेहनत करो, नहीं है तो कम से कम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाओ। अगर विजडम एकेडमी के पिछले 14 साल को आप एक स्टेटमेंट में डिफाइन करना चाहोगे तो वो एक स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए मैं हूँ विजडम में, मेरे पार्टनर हैं सोहेल सर, मेरे पीछे बहुत सारे मेरे स्टाफ हैं, लुबना मिस, आसमा मिस, फातिमा मिस, अनिका मिस, और भी अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो सॉरी। मेरे पास काफ़ी सारे स्टाफ हैं, और जो मेरे पास आउट एक इनकी शादी हो गई है, अरीबा मिस, महरोज मिस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शिफा मिस, नौशीन मिस, 14 साल हो गए हैं, तो बहुत सारों के साथ हमने काम किया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि वन वर्ड, डिस्क्राइब वन वर्ड फॉर विजडम एकेडमी, तो मैं कहूँगा कि ग्रुप ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए एग्जाम पेपर सेट करते हैं, टाइम देखते हैं कभी कि कितना टाइम हमारा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी रातें आई हैं जो हम जागे हैं बच्चों के लिए, कि कल पेपर है तो आज पेपर बनाना है, पेपर चेक करना है। तो बच्चों के लिए भी यही सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चा का कोई पूछे कि विजडम एकेडमी को आप कैसे देखते हो, तो मैं वही कहूँगा कि आप कहो कि एक मेहनती लोगों का ग्रुप, उसको हम विजडम एकेडमी कह सकते हैं। जैसे भाई दो ऐसे सिचुएशन, जैसे एक सिचुएशन में कोई एक बच्चा जिसको आपने आज देख के ये कहा हो कि मतलब ये कुछ नहीं बन सकता, और आगे जाके वो कुछ बन गया हो, और एक वो बच्चा जिसको आप लोग लगा हो कि ये कुछ बनेगा और वो आगे जाके कुछ नहीं बना, ऐसा कभी आपने देखा है? मैं बोला ना, हर साल मेरा दिल टूटता है, हर साल। इस साल की अभी अभी अपना रिजल्ट आया ना 8 तारीख को, 8 मई को, मैं बोर्ड पे खड़े होके कुछ नाम ले लेता हूँ पर्पसफुली। जैसे फहाद है, मसूद है, तो ये दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बहुत मार खाए हैं इस साल। और वैसे हर साल कोई ना कोई रहता ही है, हमने भी खाई है। हाँ लेकिन जो ज्यादा मार खाता है वो दिल के ज्यादा करीब रहता है, छोटे भाई जैसे रहते हैं हमारे। तो इनको मैंने कहा था तुम फेल हो जाओगे, दिल नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए, लेकिन उनको ये हमारा चीज चुभे, तो हम कहते हैं तुम फेल हो जाओगे, तू फेल है, नहीं तू क्या पढ़ रहा है, फेल है तू। लेकिन फिर रिजल्ट में देखते हैं पास हो जाते हैं, 70 क्रॉस कर जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। फिर क्या होता है कि चलो ये तो वो हो गया कि जो फेल हुआ था वो पास हो गया। एक बच्चे ने अपने स्कूल टॉप किया है, 4 साल बाद मेरे को सुनाई दे रहा है कि वो कुछ ही नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइन भटक गया है, अच्छा। उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो मेडिकल में बैठ गया है, तो कुछ और लाइन चुन लिया है, खाने पीना शुरू कर दिया है। तो ये होता है, ये टीचिंग का एक बोलते ना कि एक
साइड कॉर्नर है जो हम देखते हैं। वो बच्चा जो पढ़ने में बहुत बेहतरीन था लेकिन कुछ वजहों से वो बिगड़ गया है। तो ये हम देखते रहते हैं इस चीज को। आगे जाके विजडम एकेडमी जो है विजडम इंस्टीट्यूट बनेगी, स्कूल्स खोलने हैं, स्कूल्स नहीं खोलने, कॉलेजेस। कॉलेज भी नहीं खोलने। क्यों? मैं बहुत सादा आदमी हूँ, बहुत। तो अच्छा है ना, नहीं, मेरे को आपकी नहीं। स्कूल में माल प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं अपना पूरा जो मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, मेरा जो भी मेरा दम है, मैं चाहता हूँ कि वो एक ही तरफ लगे। जैसे आज हम अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं मुमरा में, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसा हम सालों पढ़ाते रहें। मैं स्कूल खोल दूं ना, बहुत सारे लोग ने खोला हुआ है। हाँ, बहुत सारी क्लासेस के स्कूल हैं। बहुत बहुत खोले हुए हैं। तो वो दो कश्ती पे सवार हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कश्ती पे सवार रहूं और तेजी से आगे बढ़ते रहूं, ऐसी ही मेहनत करते रहूं। अगर मैंने अपने आप को बांट लिया है ना, एक और ब्रांच, एक और स्कूल, तो अगर मैंने अपने आप को बांट लिया, अगर मैं मेरी टीम को बांट लिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अंदर जो भी ताकत है, मैं एक ही तरफ लगाते रहूं। और जैसे हम हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इस साल भी हर साल तक अच्छा रिजल्ट देते रहे। बहुत शुक्रिया जैद भाई हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि विजडम एकेडमी ऐसे ही आपका नाम रोशन करते रहे और मुमरा का नाम रोशन करते रहे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे और एपिसोड देखने के लिए फॉलो करें इन डेप्थ विद जैद को।